बात होती है। सुन 2002 से, जहां पर हमें एक सीन वॉ लिफ्ट के अंदर एक लड़की को उठते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम नेवमी है। उसके साथ उसका हसबंद मैथ्यू भी है। यहूमी देखती है कि इसकी गाड़ी के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। वो बर्फ को हटाने की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। और अब मैथ्यू भी उठ चुका है। वकार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। न ही उनकी फ़ोन में सिग्नल है कि ये किसी को यहाँ पर मदद के लिए बुला सके, और न ही अब दरवाजे खुल रहे हैं क्योंकि उनकी कार बर्फ के नीचे दफन हो चुकी है। दरअसल एक रात पहले ये उसी रास्ते से अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तब भी बर्फीला तूफान शुरू हो गया, जिस वजह से मैथ्यू ने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया। इन दोनों से गलती ये हो जाती है कि ये दोनों के दोनों एक सो जाते हैं, और अब जब ये उठी तो उनकी गाड़ी बर्फ के नीचे दफन है। ये भी नहीं पता कि बाहर तूफान थम गया या अभी भी तूफान चल रहा है। साथ ही नेवमी, जो कि 8 महीने से प्रेग्नेंट है, उसकी हालत और भी खराब हो रही होती है क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है। इन्हें पूरा यकीन है कि जल्दी कोई रोड से जो उनकी गाड़ी को देख लेगा जिससे उनकी जान बच जाएगी, पर इन्हें नहीं पता कि बाहर कोई रोड नहीं बचा। पूरी की पूरी रोड बर्फ से ढक चुकी है। आती तूफान अब भी चल रहा होता है। उनके पास खाने की सप्लाई होती है, जिसे छोटी छोटी मेले में डोडे कर लेते हैं ताकि ये कम से कम खाएं, ताकि उनका खाना ज्यादा से ज्यादा वक्त तक चल सके। अब जब ये अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उनके पास 12 दिन का खाना और 2 पानी की बोतल है। हालांकि अनूमी में चाहती है कि दोनों के दोनों बाहर निकल जाएं, पर मैथ्यू ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे नहीं पता कि बाहर की कंडीशन कैसी है। अगर ये गाड़ी किसी से तोड़कर बाहर चली भी गई और आगे कोई जाने का रास्ता नहीं बचा तो ठंड से उन दोनों की मृत्यु हो सकती है। और मैथ्यू इस रिस्क को नहीं लेना चाहता कि वो अच्छी तरह से जानता है क्यों इसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। अब इन दोनों को उसी तरह से गाड़ी के अंदर 3 दिन बीत जाते हैं और आसपास से कोई भी नहीं गुजरता। हालांकि उनके पास खाना, पानी और एक कैंडल भी होती है, जिसके सारे उनके 3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। हालांकि नोमी मैथ्यू से इत्तेफाक नहीं रखती। वो गाड़ी में नहीं रोकना चाहती। वो गाड़ी किसी से तोड़कर बाहर निकलना चाहती है, पर मैथ्यू के वजह से वो भी अब गाड़ी में है क्योंकि मैथ्यू से लेकर कोई भी रसक नहीं लेना चाहता। इन दोनों के बीच में इस बात पर कई बार आर्गुमेंट्स भी होते हैं, और अब मैथ्यू कम खाना खाना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी को ज्यादा खाने की ज्यादा नतरीतियों की ज़रूरत है। मैथ्यू आगे की सीट पर सो रहा होता है। नेवमी यहाँ पर कुछ न कुछ लिखती रहती है, और तब यूं पानी की बोतल से पानी पीकर इसकी कैप को अच्छे से बंद नहीं करती और आगे रख देती है, और तभी मैथ्यू का हाथ लगने से बोतल नीचे गिर जाती है, जिससे बहुत सारा पानी गिर जाता है। इस बात पर मैथ्यू को गुस्सा आता है क्योंकि पानी उनके लिए बहुत कीमती है। उसी लिए नेवमी पर चलाना शुरू कर देता है, पर कुछ ही देर बाद वो नेवमी से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि वो इसकी पत्नी है। वो उसे प्यार करता है, और वो ये भी जानता है कि इस वक्त इसे कीर की सूरत इस देर कार में उसी तरह से गुमसुम बैठने के बाद इन्हें अपने कार के ऊपर छत पर किसी के पैरों की आवाज़ आती है, जिससे उनके दिल में एक उम्मीद जाग उठती है। ये जोर जोर से चलाना शुरू कर देते हैं, और इनकी आवाज़ से वो कदमों की आवाज़ उनसे दूर जाना
शुरू हो जाती है, जिससे समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं था बल्कि ये कोई जानवर था जो उनकी आवाज़ सुनकर यहाँ से भाग गया। उनके अंदर जो उम्मीद जागी थी वो टूट गई। मैथी के पास जो कैंडल होती है वो इसे जलाकर साइड विंडो की बर्फ को पिघलाना शुरू कर देता है ताकि उनके पास पीने के लिए पानी इकट्ठा हो सके। इसने ये भी सोच रखा होता है कि जब उनका खाना खत्म हो जाएगा तो ये बर्फ को खा सकते हैं। अब जब वो साइड की बर्फ को पिघलाता है तो थोड़ी सी विंडो खोल भी जाती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं पीछे नवमी को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल से खेल रही होती है और तभी इसका मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिससे इसकी बैटरी बाहर निकल जाती है। वो जल्दी से अपने मोबाइल को उठा कर उसकी बैटरी को फिट करके मोबाइल को ऑन करती है। मोबाइल ऑन हो जाता है पर अब साथ में कवरेज भी आ चुका है, यानी कि वो किसी को भी फ़ोन कर सकती है। वो अपने को फ़ोन करती और बताती है कि हम बर्फ़ में कहीं फंस चुके हैं, हमें मदद की ज़रूरत है। मुझे इस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी इसका मोबाइल विफ हो जाता है क्योंकि इसकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। मैथके को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं दिया, मैं इन्हें लोकेशन बता सकता था। और अब उन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि बैटरी अब पूरी तरह से वफ़ हो चुकी है। 2 दिन और बीत जाते हैं। नोमी मैथु को कहती है कि तुम कुछ खाना खा लो और माथे कम से कम खाता है ताकि नवमी को ज्यादा से ज्यादा खाना मिल सकी। नवमी कहते हैं कि हमें गाड़ी के शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए और मैथ कहते हैं हमें ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बाहर हो सकता है कि तूफान चल रहा हो, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो, हमारी साथ में तुम बाहर 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। नोमी को मैथु की बात माननी पड़ती हैं और अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। इन्हें इस गाड़ी में आज पूरे 11 दिन बीत चुके हैं। नीवमी की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। वो मैथुस से कहती है कि मैं अपनी आखिरी चिट्ठी लिखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने लोगों को आखिरी अलविदा कह सकूं। इस बात से मैथी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम दोनों यहाँ से बचकर जरूर निकलेंगे और तभी इन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बाहर बर्फ हटाने वाली गाड़ी आ चुकी होती है। ये बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गाड़ी में बैठा ड्राइवर उनकी आवाज नहीं सुन पाता और जल्दी यहाँ से निकल जाता है। इससे मैथु का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाती हैं, पर अब नींद में उसे संभालती हैं। कुछ दिनों और भी जाते हैं और आज इन्हें पूरे 15 दिन हो चुके हैं। उनका खाना भी खत्म हो चुका है, न उनके पास पानी पीने के लिए है और माथियों ने गाड़ी की विंडो को जो थोड़ा सा खोला था वहां से वो बर्फ को पिघलाकर पानी बना लेता है। रात को दिखाया जाता है जहां पर नवमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है जिससे वो अपना कंट्रोल खो देती है और गाड़ी की सीट के हेडरेस्ट को निकालकर वो शीशा तोड़ने की कोशिश करती है। पर तभी मैथी उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें शाम रहना होगा, अब उसकी डिलीवरी होने वाली है और इन दोनों को ही नहीं पता कि डिलीवरी कैसे की जाती है। और मैं गर्मी का हौसला बढ़ा था और कहता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा, हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। और उसके बाद नवमी अपने हसबंद मैथु की मदद से एक बच्चे को उसी गाड़ी में जन्म देती है जो कि एक बाबे गर्ल है। इस बच्ची का नाम ये ओलिवी रखते हैं
क्योंकि ओलुया में लेवे आता है और मैथ्यू को पूरा यकीन है कि इस सब की सब जिंदा जरूर बचेंगी। और नीव ने गाड़ी के हेडरिस से साइड के शीशे को तोड़ दिया होता है, जिससे अब गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। इन्हें आज इस गाड़ी में पूरे 20 दिन हो चुके हैं। उनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये अब बर्फी खाते हैं, साथ ही यहाँ पर ठंड बढ़ने की वजह से मैथ्यू अपनी जैकेट उतारकर अपनी बेटी को कवर कर देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन अब मैथ्यू का शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है। दरअसल इसे फीवर हो गया है और वो उसी फीवर के साथ एक सो जाता है। अगली सुबह ओलिवे उठती है तो देखती है कि मैथ्यू अब तक एक सो रहा है। वो इसे उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता क्योंकि मैथ्यू की मृत्यु हो चुकी है। यूमी मैथ्यू की मरूते से पूरी तरह से टूट जाती हो दर्द से कम उठती है। उसे नहीं पता कि अब इसे क्या करना चाहिए। इसके पास उसकी बेटी है जिसके लिए उसे जीना होगा और उसे जीने के लिए खाने की ज़रूरत है जो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वो अपनी खा चुकी होती है। इसे आज जिस गाड़ी में पूरे 24 दिन बीत चुके, इसके पास इसके पति की बॉडी भी होती है जिसके कपड़े इस ने उतार ली है ताकि इन्हें उन कपड़ों से गर्मी मिल सके। अब वो 24वें दिन में जब पूरी तरह से निढाल गाड़ी में लेती हुई होती है तब ही हमें बाहर दिखाई जाता है जहां पर सूरज निकलता है। सूरज निकलने की वजह से बर्फ पिघलने लगती है और नैवेजो की गाड़ी के अंदर तरह से हटा है। इसके चेहरे पर पानी की एक बूंद टपकती है। वो समझ जाती है कि बाहर बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। उसी तो टाइम वास्ते नहीं करती, जल्दी से वो बर्फ हटाती और अपनी बेटी को लेकर वहां से बाहर आ जाती है। वो अपने पति को आखिरी अलविदा कह चुकी हैं और शायद इसकी परकशा भी खत्म नहीं हुई। गाड़ी से बाहर आने के बाद कुछ ही देर में तूफान शुरू हो जाता है। इसके पास ऑप्शन है, या तो गाड़ी के अंदर जाए या यहाँ से आगे बढ़ जाए। उसे पता है कि गाड़ी के अंदर मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। उसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है कि इसके अंदर चलने की भी शक्ति नहीं होती, पर वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है और एक माँ की सख्ती से वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। और पूरा दिन चलने के बाद भी उसे बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं देखता। इसे कुछ नहीं पता कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। और तब ही वो आसमान में एक प्लेन देखती है और जिस दशा की तरफ प्लेन जा रहा होता है उसी दशा की तरफ चल देती है। जो रास्ता और भी कठिन होता है, पर यहाँ पर उसने सही फैसला लिया होता है। दरअसल ये एक शॉर्टकट था और देखती है कि इसके सामने होटल है। इसके बाद वो होटल पहुंच जाती है। नोमी को और उसकी बेटी ओलुया को अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर इन्हें डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया और अलग अलग तरह की बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिन का ट्रीटमेंट किया जाता है और इस तरह से उनकी जान बच जाती है। एक्सपर्ट का मानना होता है कि नेवमी और उसकी बेटी की जो जिंदगी बची वो अग्लू इफेक्ट की वजह से बची, यानी कि जमीन के अंदर जब उनकी गाड़ी थी तो वहां पर हयात थी। इस वजह से उनकी जिंदगी पर बच गई।